नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारी बात चल रही है मेवाड़ राजवंश पे और हमने लास्ट क्लास में देखा था कुंभा के बारे में और कि कुंभा ने कौन-कौन से स्थापत्य में कौन-कौन सी दुर्ग बनवाए, कौन-कौन से युद्ध जीते, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि कुंभा के आखिरी समय में, कुंभा के लास्ट समय में उन्माद रोग हो जाता है। उन्माद रोग हो जाता है। इसमें क्या है कि एक ही चीज की रट बार बार ये लगाता रहता है कि कोई चीज देख ली तो एक बार ये मंदिर में जाता है तो मंदिर में गाय को देख लेता है, तो गाय परेशान थी, एक तरह से परेशान दिख रही थी, तो वो उछल कूद कर रही थी कुछ ज्यादा ही। तो कुंभा उसको देख के बस एक ही चीज की रट पकड़ लेता है कि गाय तांडव गाय तांडव करे हैं। तो ये चीज ये अपने दरबार में भी तो यही चीज ये वापस दोहराता रहा। तो ये उन्माद रोग एक ही चीज को बार बार रिपीटेशन करने लग जाता है। तो एक बार ये महल में बैठा था अकेला, तो इसका पुत्र आता है उदा। जैसा नाम है वैसा ये काम करेगा। इसका पुत्र आता है उदा और ये कुंभा की हत्या कर देता है। कुंभा की हत्या कर देता है कौन? इसी का पुत्र उदा कुंभा की हत्या कर देता है। तो मेवाड़ का पितृहंता कौन? मेवाड़ का पितृहंता उदा मेवाड़ का पितृहंता बन जाता है और फिर ये बनता है नया राणा। लेकिन सरदार वगैरह जो है वो एक पितृहंता को मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठने देते हैं और उदा को राजगद्दी से हटाकर और उदा की जगह रायमल को बनाते हैं। रायमल को नया राणा बनाते हैं। रायमल को राणा बनाते हैं सरदार और उदा को खारिज कर देते हैं। ठीक है, तो अब नया राणा कौन बनता है? अपने रायमल। तो नया राणा बनता है अब अपना रायमल। कुंभा की हत्या कर दी जाती है उदा के द्वारा। तो मेवाड़ का कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का पितृहंता है उदा। जैसे मुगलों में हम देखते हैं कि मुगलों में यही रीत चलती आ रही है कि अपने सभी भाइयों को मारो और उसके बाद पिता को टपकाओ और राजगद्दी पे बैठो। तो वो काम मेवाड़ में नहीं करना चाहते थे सरदार, इसलिए उदा को आगे नहीं बढ़ाया, उदा को हटा के और रायमल को राणा बना दिया। तो रायमल राणा बनेगा अब, नया राणा रायमल। 1473 से 1509 1473 से 1509 रहेगा अपने कौन? रायमल रहेगा राणा। पिता कौन? कुंभा। कुंभा का पुत्र है रायमल। और रायमल की शादी होती है जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ किया था? कुंभा के बेटे रायमल के साथ जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किया। अब रायमल के तीन पुत्र थे। बड़ा बेटा पृथ्वीराज और दूसरा है अपना जयमल और तीसरा है सांगा या संग्राम सिंह। ये रायमल के तीन पुत्र हैं। अगर रायमल की कोई ज्यादा और खास बात है नहीं, जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किया था रायमल के साथ। ठीक है, अब इसके तीन पुत्र हैं पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह। अब देखते हैं कि अब नया राणा कौन बनेगा। नया राणा किन परिस्थितियों में बनता है, इन चीजों की हम बात कर लेते हैं। अभी राणा है कौन? रायमल के बाद मेवाड़ का राणा कौन बनेगा? ऐसा उल्लेख मिलता है, ऐसी कहानियां प्रचलित हैं कि एक बार पृथ्वीराज जयमल और सांगा तीनों भाई आपस में बात कर रहे थे कि नया राणा कौन बने। तो इस चीज पे इनकी बहस चल रही थी। अब ये बहस जब इनके चाचा को पता चलती है तो चाचा बोलता है कि यार एक बहुत प्रसिद्ध अपने गांव में एक ऋषि आया हुआ है, तो अपन उससे क्यों ना कंफर्म कर ले कि ये नया राणा कौन बनेगा।
तो इसी चीज को ये लेके और मंदिर में चले जाते हैं जहाँ पे वो ऋषि था। तो ये तीनों जैसे मंदिर ऋषि बाहर गया हुआ था तो ये उनका वेट करते हैं। वहाँ उनका जो पुजारी वगैरह जो था उनसे पूछते हैं कि भाई कितनी देर में आएगा, घंटे आधे घंटे में आ जाएगा, तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो। तो इंतजार करने के लिए बैठ जाते हैं। ये बढ़िया, क्यों, राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं, तो ये बढ़िया कुर्सी वुर्सी लेके और बैठ जाते हैं। और ये जो सांगा था इसके शुरू से ही काम ऐसे ही थे, तो ये नीचे एक आसन लेके और उस पे नीचे बैठ जाता जमीन पे, ये नहीं बैठता ऊपर, भाई मेरे लिए पर्सनल कुर्सी लाओ, ऐसा कुछ सांगा करता नहीं है। तो जैसे ही ऋषि आया तो उससे पूछा गया कि भाई क्या नाम है, तीनों राजकुमार लड़ाई कर रहे हैं कि भावी राजा कौन बनेगा, तीनों एक से बढ़कर एक हैं, तो इनका फैसला कैसे किया जाए। तो ऋषि देख के बोलता है कि फैसला तो हो रखा है कि नया भावी राणा तो सांगा बनेगा। कि वो क्यों, ये देख, ये जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, ये सबको साथ लेके चलने वाला है, ये बनेगा राजा। लो तुम देख लो। ये दोनों भाई चिढ़ जाते हैं कि क्या नाम है, कैसे बनेगा, अभी देखते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे करना, इसके साथ इस पे कर देते हैं हमला। तो इनके अटैक में इसकी एक आंख में लग जाती है, लेकिन ये यहाँ से बच निकलता है, ये यहाँ से बच निकल के फरार हो जाता है और अजमेर के करमचंद के पास शरण लेता है। करमचंद के पास शरण लेता है सांगा। अब ये मेवाड़ से भाग के और अजमेर करमचंद की शरण में पहुंच जाता है कौन, सांगा। यहाँ से इन दोनों जब इस पर अटैक किया, ठीक है। अब ये दोनों पृथ्वीराज और जयमल मेवाड़ में है। अब इनके साथ क्या घटित होता है, तो पृथ्वीराज जो अपना उड़ना राजकुमार है, उड़ना राजकुमार, ये यही पृथ्वीराज है, उड़ना राजकुमार रायमल का पुत्र, ठीक है। तो ये जयमल सोलंकियों से लड़ता हुआ शहीद हो जाता है। ये इसके फेवर में चीजें हो रही हैं, ये तो शहीद हो जाता है जयमल सोलंकियों से लड़ते हुए, और पृथ्वीराज को जहर दे दिया जाता है, धोखे से विष देकर पृथ्वीराज को मार दिया जाता है। अब बचा कौन, सांगा। इसका रास्ता क्लियर है, जो कहाँ पे है, अजमेर के करमचंद की शरण में। जैसे पता चलता है कि दोनों को काम हो चुका है, अब वापस आता है कौन, करमचंद के यहाँ से सांगा वापस आता है मेवाड़, और अब बनेगा नया भावी राणा कौन, अपना सांगा। अब नया भावी राणा कौन बनेगा, राणा सांगा। राणा सांगा या संग्राम सिंह। राणा सांगा का कार्यकाल रहेगा 1509 से 1528। देखो, राणा सांगा जितनी इसके बारे में इतिहास में चर्चाएं की जाए उतनी कम है, क्योंकि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद भी ये कभी भी अपनी पीठ दिखा के युद्ध भूमि से नहीं भागा, और आजीवन जब इसके मृत्यु के अंतिम क्षण होंगे उसमें भी ये युद्ध भूमि में ही अपने प्राण त्यागेगा। तो पहले तो इसके शरीर पर 80 घाव थे। दूसरा, इसे सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावेश इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि आजीवन ये एक सैनिक की लाइफ व्यतीत करता है, ठीक है। दूसरी बात, इसे हिंदूपति कहा जाता है। हिंदूपति क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पाती पर्वन जारी करेगा। पाती पर्वन क्या होती है, पाती पर्वन सभी राजपूत राजाओं को एक साथ एक झंडे के नीचे लड़ने का ये संदेश भेजेगा, जब राणा सांगा बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध करने जाएगा। तो राणा सांगा की सहायता करने के लिए सभी रियासतें अपने अपने स्तर से इसकी सहायता करेंगे। तो इसलिए इसे हिंदूपति अर्थात हिंदुओं का स्वामी भी कहा जाता है। यही एकमात्र इतिहास में ऐसा शासक है जिसके अंडर में पूरे राजपूत शासक एक साथ एक झंडे के नीचे लड़ाई लड़ते हैं विदेशी शक्ति अर्थात बाबर के खिलाफ, ठीक है। तो हिंदूपति और पाती पर्वन जारी करता है। अब राणा सांगा बैठ गया है
मेवाड़ की राजगद्दी पर। तो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते सबसे पहला काम करेगा ये करमचंद पंवार। करमचंद पंवार, करमचंद पंवार को रावत, रावत की उपाधि देता है कि सर ऐसा क्यों करमचंद पंवार को, क्यों? क्योंकि जब पृथ्वीराज इस पे हमला करता है सांगा पे, पृथ्वीराज इसका बड़ा भाई, तो ये उसके हमले से बचकर करमचंद पंवार की शरण में जाता है और ये करमचंद पंवार इसकी सहायता करता है। इसलिए सबसे पहले अपना कर्ज चुकाने का समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो इसको सबसे पहले रावत की उपाधि देता है कि तू मेरे काम आया, अब मैं तेरे काम आता हूं। ठीक है, तो करमचंद पंवार को रावत की उपाधि देता है। ठीक है सर। दूसरा, तो फिर करमचंद पंवार अपनी पुत्री का विवाह राणा सांगा के साथ करता है। करमचंद पंवार पहले तो करमचंद को रावत की उपाधि देता है राणा सांगा, और उसके बाद करमचंद अपनी पुत्री का विवाह राणा सांगा के साथ करता है। ठीक है। अब राणा सांगा ने अपनी जिंदगी में 5 महत्वपूर्ण युद्ध किए, 5 महत्वपूर्ण युद्ध किए। अब एक चीज और ध्यान रखो, पहले जब सांगा मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा, जब सांगा मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा, उस समय अपने आ गया सांगा मेवाड़ की राजगद्दी पर। जब सांगा मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा तो इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, ये वही सिकंदर लोदी है जिसने आगरा बसाया था। आगरा, सिकंदर लोदी वही है जिसने आगरा बसाया था। और राणा सांगा जब मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठता है, उस समय दिल्ली का शासक है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी और सांगा का कोई और ना कोई युद्ध है ना कुछ है, बस खाली सीधा सीधा एग्जाम में ये पूछ लेता है कि जब राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे उस समय दिल्ली का शासक कौन था, या दिल्ली सिकंदर लोदी के समकक्ष मेवाड़ का शासक कौन था। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है, इसलिए याद रखना सांगा जब मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठता है तो सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली का शासक था। ठीक है। अब सब सिकंदर लोदी के साथ इसके कोई युद्ध बुद्ध नहीं है, युद्ध होंगे इब्राहिम लोदी के साथ। सिकंदर लोदी के बाद में दिल्ली का शासक बनेगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, अब दिल्ली का शासक कौन बन गया है? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी के बाद। तो आओ देखते हैं कि इसने 5 कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो पहला युद्ध है अपना खातोली। ऐसे कि ऐसे एज इट इज क्रम से याद कर लो, एक बार सब कुछ याद हो जाएगा। खातोली, उसके बाद बांडी धौलपुर, तीसरा गागरोन झालावाड़, गागरोन, चौथा खातोली, बांडी, गागरोन, बयाना भरतपुर, और 5वां अपना खानवा। ये 5 युद्ध लड़े, इसमें से 4 में सांगा विजयी रहेगा और एक युद्ध में हारेगा खानवा, और जो इसकी जिंदगी का अंतिम युद्ध होगा। ठीक है। तो खातोल, अब एज इट इज की सर कौन कौन से सन में हुई है, ये कैसे याद करें? तो इसको एज इट इज ऐसे कैसे याद कर लो? क्रम से, ये क्रम याद होना चाहिए, नहीं तो डेट में गड़बड़ हो जाएगी। खातोली, बांडी, गागरोन, बयाना, खानवा, खातोली, बांडी, गागरोन, बयाना, खानवा, इसको याद कर लेंगे हम। तो ये हुआ था 1517 खातोली, बांडी 1518, गागरोन 1519, और बयाना और खानवा 1527। ठीक है सर। ऐसे कैसे याद करना है? खातोली, बांडी, गागरोन, बयाना, खानवा, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है निम्न में से राणा सांगा के द्वारा कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया? 3 सेम होंगे, एक अलग होगा। ठीक है। तो ऐसे कैसे ये याद होना चाहिए, या फिर
डायरेक्ट एक तरफ दे देगा युद्ध और दूसरी तरफ दे देगा डेट, मिलान कीजिए। कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो हमें एज इट इज याद होना चाहिए। खातौली 17, बांडी 18, जागरण 1519, बयाना और खानवा 1527। ठीक है, खानवा के युद्ध की एग्जिट डेट है 16 मार्च 1527 और ये लड़ा जाएगा फरवरी 1519। इस युद्ध में और इस युद्ध में 1 महीने का टाइम है और ये 1 महीने का टाइम खानवा के युद्ध की हार का कारण बनेगा। वो खानवा के युद्ध के समय हम देखेंगे। ठीक है कि सर किस किस के बीच में हुए, तो ये हुए खातौली का युद्ध होगा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। दिल्ली का शासक है भाई इब्राहिम लोदी। ये भी सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। जब ये दोनों युद्ध जीतता है, दोनों में सांगा की विजय होगी। जब दोनों युद्ध जीतता है खातौली और बांडी, तो सांगा की जो है ख्याति वो चारों तरफ फैल जाती है और दिल्ली के शासक को हरा दिया। जो सेंटर को हरा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कि दिल्ली के शासक को हरा दिया तो ये बंदा, इस बंदे में दम है, ये कुछ भी कर सकता है। तो इसमें इब्राहिम लोदी को बुरी तरह हराता है कौन? सांगा। ठीक है, अब जब ये युद्ध लड़के आता है, एक छोटी सी कहानी प्रचलित है कि जब ये युद्ध जीत के आता है, खातौली का युद्ध जब ये जीत के आता है वापस अपने राजमहल में, तो एक कहानी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि ये अपने सरदारों की परीक्षा लेना चाहता था सांगा, कि अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आता है जैसे ही, तो ये सभी सरदारों को बुलवा लेता कि तुम मीटिंग हॉल में मुझे मिलो, तुमसे बात करनी है। कि ठीक है साहब। तो सारे सरदार जैसे जैसे आ रहे थे, सांगा भी वहीं पे खड़ा था। तो अपने हिंदुओं में रिवाज है कि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसको नमस्कार करते हैं, छाती से ऊपर हाथ रख के, नमस्कार आओ साहब। ठीक है, तो जब सरदार आ रहे थे तो ये एक हाथ से कर रहा था, सलाम ठोक रहा था कि आओ साहब, राम राम जी, जय सिया राम, ये ढंग से हाल चाल पूछ रहा आपसरी में। तो अब सरदार सोचते हैं कि यार ये आज तो पता नहीं क्या इसने भांग पी ली है, क्या लफड़ा है, ये एक हाथ से कैसे सलाम ठोक रहा है। सलाम तो हम ठोकते हैं इसको। ठीक है साहब, देखते हैं बाद में। तो ये जब सारे एक जगह हॉल में जमा हो जाते हैं, फिर ये जो सांगा है ये भी इनके बराबर में आके बैठ जाता है। तब उनको फिर संशय होता है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही, आज हमारे बराबर में कैसे बैठ गया है, ये तो ऊपर बड़ी वाली कुर्सी पे बैठना चाहिए था। तो एक सरदार खड़ा होकर पूछ ही लेता है कि महाराज बात क्या है, वो तो बताओ, कहीं छांटा वाटा तो नहीं मार लिया आपने भी? नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, फिर आज बराबर में आप तो ऊपर बैठो, आखिर आप राणा हो, महाराणा हो। अरे कि यार अब ऊपर बैठने का टाइम गया। क्यों, क्या हुआ? कि यार जिस तरह से अपने हिंदुओं में अभी भी रीति रिवाज है ये कि जब कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसे सुरक्षित स्थान पर मंदिर वगैरह में चढ़ाते हैं या किसी पीपल के पेड़ वगैरह में रख देते हैं। तो ये सांगा बोलता है कि यार मेरे एक आंख नहीं है, एक भुजा नहीं है और जगह जगह मेरे घाव हो रहे हैं। तो कि यार मैं खंडित हो गया हूँ, अब मेवाड़ की राजगद्दी पर कोई बढ़िया नया सा बांका सा नौजवान बिठाओ तुम, और मुझे कोई छोटी मोटी जागीर दे दो, तो मैं अपना टाइम पास कर लूंगा खेती बाड़ी करके, हो जाएगा गुजारा। तो फिर रतन सिंह चूड़ावत खड़ा होता है बीच में और कहता है कि राणा जी ये तो आप गलत बोल रहे हो, मुझे ये घाव तो एक योद्धा की पहचान है, एक निशानी, आभूषण है ये तो, कि भाई क्या नाम है, तो मेवाड़ की गद्दी के तुम असली हकदार आप ही हो और गद्दी आप ही संभालो, बाकी इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है। ठीक है, तो वो सब सफल हो जाते हैं इसकी परीक्षा में। और फिर अब दोनों युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हैं, शुरू वाले 17 और 18 के, खातौली और बांडी, दोनों कौन जीत जाता है? सांगा। इसके बाद
तीसरा जो युद्ध था अपना गागरोन, गागरोन राजस्थान के बीच में पड़ता है, तो ये बीच वाले शासक के साथ होगा अपने गागरोन 1719। ये होगा सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड। इसमें भी सांगा विजयी होगा, महमूद खिलजी हारेगा। उसके बाद चौथा बयाना का युद्ध, बयाना भरतपुर 1527 फरवरी 1527। ये बाबर वर्सेस सांगा, इसके अंदर भी अपना सांगा विजय होगा। एक युद्ध में हारेगा और वो है खानवा, खानवा युद्ध 1527। एग्जैक्ट डेट पूछता है इसकी, इसलिए याद रखना 16 मार्च 1527 बाबर। इस युद्ध में बाबर खुद आएगा लड़ाई करने, बाबर वर्सेस सांगा। इसमें विजयी होगा कौन? बाबर। बाबर इस खानवा के युद्ध को, जैसे अपन महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहते हैं, इसी तरह ये जिहाद घोषित कर देगा खानवा के युद्ध को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बाबर किस तरह से तैयारी करता है खानवा के युद्ध की, और अपने सांगा किस तरह से तैयारी करके खानवा के युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं। हारेगा तो क्यों हारेगा, बाबर जीतेगा तो क्यों हारेगा, क्यों जीतेगा, ये सब चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले सांगा, सांगा ने क्या क्या तैयारी की। सांगा ने जब बाबर के विरुद्ध जाता है ये लड़ाई करने, तो एक लेटर लिखता है पाती परवन। पाती परवन ये लिखता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पाती परवन का मतलब ये है कि तुम मेरे ध्वज के नीचे आके लड़ाई करो विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ। तो कोई भी बंदा किसी बंदे के नीचे जब ही जाएगा जब वो उसका स्टेटस अच्छा होगा, अर्थात साहसी भी होगा और उसकी ख्याति चारों तरफ होगी, तभी कोई दूसरा बंदा उसके नीचे काम करने के लिए तैयार होगा, नहीं तो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब इब्राहिम लोदी को हराया था सांगा ने, तो सभी राजाओं, सभी रियासतों के राजाओं के मन में ये था कि ये अच्छा शासक है, तो इसके नीचे लड़ाई, इसके ध्वज के नीचे लड़ाई करने में हमें कोई शंका नहीं है। तो सारे राजा जब ये पाती परवन भेजता है तो सारी रियासतों से एक अपने हिसाब से जितनी उनसे बनती है इसकी सहायता के लिए भेजा जाता है। तो पाती परवन ये भेजता है खानवा के युद्ध में जब जाता है, इसमें सभी रियासतों के लोग आते हैं। पाती